जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3। नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोडेड है, आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बचे हुए सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए समझते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है श्रीलंका में जातीय संघर्ष एवं लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाले जो रीजन है, ये वाले जो क्षेत्र है, इन्हें मुख्यतः दक्षिण एशिया के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, इधर यहाँ पर ये नेपाल, यहाँ भूटान हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है। फिर इसी तरह इधर मालदीव देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है मुख्यतः दक्षिण एशिया के क्षेत्र कहलाते हैं। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर जो चाइना है, चीन है, उसे दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। और ये 1 मार्क्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद होता है श्रीलंका। और श्रीलंका में लोकतंत्र को अपनाया जाता है। जैसे कि भारत ने प्रारंभ में लोकतंत्र को अपनाया, वैसे ही श्रीलंका ने भी लोकतंत्र को अपनाया। तो यहाँ पर जो चुनौती थी वो ना तो सेना की थी और ना ही राजतंत्र की थी। श्रीलंका को एक जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा है। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में देखा था हमने, नेपाल में राजतंत्र की समस्या या चुनौती रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक तंत्र और लोकतंत्र की समस्या बनी रही। लेकिन श्रीलंका में जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो श्रीलंका है, उसके एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने की मांग प्रमुख रही है। ठीक है, आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदायों का दबदबा रहा है। ठीक है, और मुख्यतः श्रीलंका में 2 प्रमुख समुदाय, जैसे कि सिंहली समुदाय और तमिल आबादी, ये 2 प्रमुख समुदाय रही है। और भी हैं लेकिन 2 प्रमुख रहे हैं, सिंहली और तमिल। तो सिंहलियों का दबदबा रहा है श्रीलंका पे। ठीक है, और ये लोग जो तमिल आबादी हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। अब तमिल आबादी जो है वो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वी उत्तर भाग के 18% क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। ये आप देख सकते हैं श्रीलंका, और इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो ये वाला इलाका है। तो यहाँ पर ये तमिल आबादी निवास करती है। और ये तमिल लोग यहाँ पर एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंहली समुदाय जो है, सिंहली राष्ट्रवादी, उनका मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, यानी उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो श्रीलंका है वो सिर्फ सिंहली लोगों का है। ऐसी इनकी मान्यता है सिंहलियों की। अब इन सब चीज को देखते हुए तमिलों के प्रति ये इस प्रकार के उपेक्षा के दृष्टिकोण से ये तमिल जो लोग थे वो लिट्टे नामक संगठन बना लेते हैं। ठीक है, 1983 में। लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम, यानी कि तमिलों की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता। तो ये लिट्टे का फुल फॉर्म है, 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये एक उग्र तमिल संगठन है जो कि श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है और अलग देश की मांग कर रहा है। ठीक है, तो लिट्टे जो है प्रमुखतः क्या करने की कोशिश कर रहा है, अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। अंततः 1987 में भारत सरकार श्रीलंका में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती है और भारत श्रीलंका दोनों के मध्य समझौता होता है सरकारों के बीच, और कि तमिलों के बीच में संबंध सामान्य बनाया जाए, यानी तमिल और श्रीलंका के सरकार के बीच में मध्यस्थता कराई जाए, उनके बीच सामान्य स्थिति को बनाया जाए। इसके लिए भारत सरकार भी उसमें कह सकते हैं इंटरफेयर करता है और अपने यहाँ से भारतीय सेना भेजते हैं। ठीक है, अब भारतीय सेना जो है वो भेजा जाता है श्रीलंका में स्थिति को सामान्य करने के लिए, लेकिन भारतीय सेना लिट्टे नामक संगठन के साथ संघर्ष में फंस जाती है। ठीक है, अब वो इस चीज को देखते हुए मसला कुछ हल नहीं निकलता, तो अंततः 1989 में भारत सरकार अपनी शांति सेना को जो भेजती है वो लक्ष्य हासिल किए बिना ही उसे वापस बुला लेती है। ठीक है, 1989 में अंततः ये जो सशस्त्र संघर्ष है वो समाप्त हो गया है लिट्टे के साथ श्रीलंकाई सरकार का, क्योंकि सन 2009 में लिट्टे नामक संगठन को खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और ये जो लिट्टे नामक संगठन था, इसी संगठन के द्वारा जो भूतपूर्व
प्रधानमंत्री हुए भारत के राजीव गांधी, उनकी बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या भी कर दी गई थी 1991 में, ठीक है, लिट्टे नामक संगठन के द्वारा ही। तो ये इम्पोर्टेंट थे। अब देखते हैं हम श्रीलंका में ये जो जातीय संघर्ष का माहौल रहा है, इसके बावजूद क्या श्रीलंका ने कुछ डेवलपमेंट किए, कुछ विकास किए, तो उस पॉइंट को देखते हैं हम। तो ये भी छोटे मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए, श्रीलंका इन संघर्षों के बाद भी अच्छी आर्थिक वृद्धि करने में सफल रहा है, ठीक है। नंबर 2, जनसंख्या के नियंत्रण करने में भी श्रीलंका विकासशील देशों में प्रथम है। तो पहली तो अच्छी आर्थिक वृद्धि की है इसने, श्रीलंका ने। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण करने में सफल रहा है, विकासशील देशों में प्रथम रहा है। नंबर 3, दक्षिण एशिया में सर्वप्रथम श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है, यानी कि लिबरलाइजेशन जो करने का तरीका है वो श्रीलंका ने अपनाया था सबसे पहले, यानी कि अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि उस देश की सरकार छूट देती है टैक्सेस में, और बहुत से इन्वेस्टर को ऑफर करती है, और बहुत से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपनी कंपनियों को उस देश में स्थापित करती है। इससे उस देश को और उस जो कंपनी है उसको फ़ायदा होता है। तो ऐसा करने वाला जो है दक्षिण एशिया में वो श्रीलंका है, जो सबसे पहले इसने किया था उदारीकरण, ठीक है। अब गृह युद्ध से गुजरने के बाद भी कई सालों से श्रीलंका का जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वो दक्षिण एशिया में अधिक है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत पाकिस्तान संघर्ष, ठीक है। तो देखिए, दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति जो है वो केंद्रीय है, यानी कि सेंटर में है भारत, भारत एकदम बीच में है, और इसलिए ज़्यादातर जो संघर्ष है वो भारत से ही संबंधित है, क्योंकि भारत बीच में है और भारत के जो पड़ोसी देश है आजू बाजू में है, तो इसीलिए भारत के साथ ही संघर्ष ज़्यादातर बने रहते हैं। तो देखिए, विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के युद्ध छिड़ गया। अब पाकिस्तान का दावा कि कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान अपने हिस्से का अंग मानता रहा है। अब यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में 1947-48 में युद्ध हुए, फिर 1965 के युद्ध से भी इस मसले का कोई समाधान नहीं निकला। अब 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए, ठीक है। एक पाकिस्तान का पीओके बना और दूसरा है भारत का जम्मू कश्मीर। तो पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने हथियाया है, लेकिन पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर कहता है और भारत इसे पीओके कहता है, जो पाकिस्तान के द्वारा हथियाया गया। अब दूसरा है भारत का अपना जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब दोनों के बीच के अंतर्गत एक नियंत्रण सीमा रेखा खींची गई है, जिसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब 1971 के युद्ध में भी कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो सका। इसी प्रकार सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और हथियारों की होड़ को लेकर दोनों के बीच में तनातनी बनी रहती है, क्योंकि यह देख सकते हैं आप, जो सियाचिन ग्लेशियर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है ये सियाचिन ग्लेशियर है, और इधर अक्साई चीन है। अक्साई चीन को 1962 के युद्ध में चाइना ने कब्जा कर लिया था। अब सियाचिन ग्लेशियर को भी पाकिस्तान ने 1999 के वॉर से पहले कुछ समय तक कब्जा कर लिया था। तो इन क्षेत्रों के जरिए चाइना जो है पीओके होते हुए और ये पाकिस्तान में एंटर करता है, और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी रहती है, ठीक है। इसी प्रकार 1990 के दशक के अंत में दोनों परमाणु संपन्न देश बने। 1998 में दोनों ने ही परमाणु परीक्षण किए, मई के महीने में, ठीक है। भारत ने पोखरण में किया था, पोखरण राजस्थान में पड़ता है, और पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी में किया था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। दोनों देशों के बीच में संदेह बनी रहती है, यानी दोनों ही एक दूसरे को संदेह की नज़र से, भय की नज़र से देखते रहते हैं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार चोरी छुपे ढंग से ये जो हिंसा की रणनीति है उसको वो जारी रखता रहा है, क्योंकि कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देने में पाकिस्तान का हाथ रहा है, और भारत पर आतंकवादी हमले भी कराने के लिए
पाकिस्तान ही जिम्मेवार है, क्योंकि कश्मीरी उग्रवादी जो होते हैं उनके द्वारा वो उसे हर तरह से संसाधन उपलब्ध कराता है और भारत पर अटैक करवाता है। तो ये भारत सरकार का आरोप है। ठीक है। इसी प्रकार पाकिस्तान जो है 1985 से 95 के अंतर्गत जो खालिस्तान समर्थक उग्रवादी है उसे हथियार और गोले बारूद देता रहा है। अब देखिए, जो खालिस्तान है वो पंजाब के एक क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि पंजाब से अलग होकर, या कह सकते हैं भारत से अलग होना चाहते हैं। और ये खालिस्तानी एक उग्र संगठन है और ये भारत से अलग होना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से एंटी नेशनलिस्ट हुए भारत के लिए। अब इन खालिस्तानियों को पाकिस्तान समर्थन देता है हर तरह से। तो ये भी हमारे लिए एक खतरे का और कह सकते हैं आपसी मतभेद का एक कारण है। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है, उस पर बांग्लादेश, नेपाल के गुप्त ठिकानों से भारत के जो पूर्वी उत्तर स्टेट है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो राज्य हैं, इन राज्यों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ये तो थे भारत के आरोप जो भारत सरकार पाकिस्तान पे लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान का आरोप यह भी है कि भारत और भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काती है। यानी कि पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि जो भारत है और भारत की जो रो एजेंसी है वो सिंध को अलग करने का, बलूचिस्तान को अलग करने का प्रयास करते हैं पाकिस्तान से। फिर भारत पाकिस्तान के मध्य जल बंटवारे को लेकर के भी मतभेद रहे हैं और ये 1960 तक विवाद बने रहे हैं सिंधु जल समस्या को लेकर के। तो 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए, लेकिन आज भी यह विवाद कायम है। हालिया दौर में आपने देखा होगा जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसके अंतर्गत गर्मा गर्मी रही थी दोनों के बीचों में और ये सिंधु जल को भी रोका गया था। ठीक है। इसी प्रकार कच्छ के रण में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर के भी मतभेद है दोनों के बीच में। तो कच्छ जो है वो गुजरात में है। गुजरात के अंदर कच्छ के अंदर एक सर क्रीक नामक एक लंबी सी पट्टी है जो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगी। उसको लेकर के दोनों में मतभेद है। अब वो समुद्र से सटा हुआ है और उससे सटे हुए समुद्री संसाधन पर भी नियंत्रण वही देश रखेगा या करेगा जो उसके अंडर में जाएगा। ठीक है। अब अंततः कुल मिलाकर इन सभी मतभेदों को लेकर दोनों के बीच में वार्ता चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं 6 टॉपिक भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच में क्या मतभेद है और क्या इनके बीच में आपसी सहयोग है। तो देखते हैं सबसे पहले भारत एवं बांग्लादेश के बीच मतभेद। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर के और भी कई मुद्दों को लेकर के आपसी मतभेद है। ठीक है। ये मतभेद के पॉइंट है सब। नंबर 2, भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका का खंडन, इसको लेकर के भी भारत और बांग्लादेश में मतभेद है। जैसे कि भारत में अवैध प्रवास करते हैं बांग्लादेशी लोग, यहाँ पर निवास करते हैं अवैध रूप से आकर के, इसको लेकर मतभेद है। फिर भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन देना बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ, तो ये भी भारत और बांग्लादेश को लेकर के मतभेद है आपस में। ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से ही वो भारत के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन देता रहता है। अब अगला पॉइंट है कि भारत के जो सेना है उन्हें पूर्वी उत्तर भारत में जाने के लिए, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जैसे असम, मणिपुर या मेघालय, ये सब जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जाने के लिए, इन राज्यों में जाने के लिए रास्ता देने से इनकार करता है। जैसे कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है बांग्लादेश है और यहाँ से इधर की तरफ चले हम सिक्किम, और ये अपना मणिपुर, सिक्किम, और ये अपना मणिपुर, मिजोरम, ये सारे देश आ जाते हैं, असम, मेघालय। तो यहाँ पर एक पतली सी एक लाइन है जिसे चिकन नेक कहते हैं,
जो लगभग 25 किलोमीटर का ही रास्ता है, जिसके जरिए भारत नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाता है। ठीक है, तो इस एरिया से बांग्लादेश रास्ता देने से इनकार करता रहा है। तो इसको लेकर के भी इन दोनों के बीच में मतभेद है। इसी प्रकार ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस होती है, उसे निर्यात न करने देने जैसे मुद्दों को लेकर के भी मतभेद है आपस में। फिर म्यांमार को बांग्लादेशी रास्ते से भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भारत बांग्लादेश में मतभेद है। ठीक है, बांग्लादेशी सरकार का मानना है कि भारत सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर दादा की तरह बात बर्ताव करती है। यानी उसका मानना है कि जो भारत जो है वो डोमिनेंस करता है बांग्लादेश पर, बांग्लादेश को दबाता है। ठीक है, पानी के हिस्सेदारी को लेकर। अब इसी प्रकार और भी आरोप लगाता है बांग्लादेश भारत पर कि भारत जो है वो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने का काम करता है, और बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और बेईमानी जैसे आरोप भी बांग्लादेश भारत पे लगाता है। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स है जो आप अच्छे से कवर करिए। अब इन मतभेदों के बाद देखते हैं इनमें आपसी सहयोग। विवादों के बावजूद दोनों देशों में कई मसलों पर, कई मामलों पर सहयोग है। बीते वर्षों में आर्थिक संबंध अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट, जो 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, यानी कि एक्ट ईस्ट यानी कि पूरब देखो नीति के एक हिस्सा है 2014 से बांग्लादेश। ठीक है, अब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पर भी भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने, भारत और बांग्लादेश ने दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया है। कुछ जो परिक्षेत्र, कुछ जो जमीनी टुकड़े थे उसको अदला बदली किया है। ठीक है, 2015 में। तो ये सहयोग के मुद्दे आप लिख सकते हैं, तो 2-3 पॉइंट्स। अब ये बांग्लादेश का हो गया। अब देखते हैं हम भारत और नेपाल। तो देखिए, भारत और नेपाल जो है, दोनों के बीच में अच्छे संबंध है, और दोनों के बीच संधि हुई है जिसमें लोग एक दूसरे के देशों में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। ठीक है, और काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में आपको नेपाल के मूल के जो लोग हैं वो ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मोमोज, चाउमीन आदि, ये सब जो फास्ट फूड के आइटम है वो हर जगह देखने को मिलते हैं, और इन सभी कामों में वही लोग होते हैं अमूमन नेपाल के। ठीक है, तो ये सहयोग की बात है। अब मतभेद देखिए, नेपाल की चीन के साथ दोस्ती से भारत हमेशा से ही अप्रसन्न रहा है, और नेपाल भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध कदम नहीं उठाता है। तो ये मतभेद का एक कारण है। फिर भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नेपाल में जो चल रहे माओवादी आंदोलन है उसको सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। ठीक है, और चारों तरफ से घिरा नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है, ऐसा उनका मानना है नेपाल का। ठीक है जी। अब हालांकि दोनों के बीच जो संबंध है वो शांतिपूर्ण है, और दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन और बिजली उत्पादन आदि पर एक साथ है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये वर्तमान में देखें 2025 में, तो अच्छे संबंध नेपाल के साथ नहीं कहे जा सकते हैं भारत के, क्योंकि नेपाल का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। श्रीलंका के बारे में, तो देखिए, श्रीलंका और भारत दोनों के बीच में जो तनाव है वो जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तमिल लोग राजनीतिक रूप से नाखुश हो, उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय सरकार और जनता का तटस्थ रहना, यानी कि अलग रहना, असंभव लगता है। और 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता रहा है। ठीक है, और भारत ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जो कि दोनों ही देशों के लिए लाभदायक होंगे। फिर श्रीलंका में सुनामी से तबाही के बाद उसके पुनर्निर्माण में, यानी उसके रीस्ट्रक्चर में भारत ने मदद दी। इससे दोनों देश करीब आए। ठीक है, लेकिन
श्रीलंका से भी कह सकते हैं वर्तमान समय में अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का भी झुकाव जो है वो चाइना की तरफ अधिक है। ठीक है, हम भारत और भूटान को, तो देखिए भारत और भूटान जो है वो दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। कोई कलह नहीं है, कोई आपसी मतभेद नहीं है बड़े। भूटान से कोई बड़ा विवाद भी नहीं है। ठीक है, और भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वी उत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्ले, इनको भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया है, मतलब भगा दिया है। ठीक है, तो भूटान के अंदर रह करके और भूटान के अंदर रह करके जो पूर्वी उत्तर भारत के जो स्टेट है वहाँ के उग्रवादी और जो गुरिल्ले संगठन थे उनको भूटान ने अपने क्षेत्र से भगा दिया। ये भारत के लिए अच्छी बात है। फिर भूटान के इस कदम से भारत को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। साथ ही भूटान को विकास कार्य के लिए सबसे जो अधिक अनुदान डोनेशन जो देता है वो भारत ही देता है। इसलिए भारत और भूटान के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मधुर है, अच्छे हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत और मालदीव। सो भारत के संबंध मालदीव से बहुत अच्छे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भारत के जो तमिल सेना थे उन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया था 1988 के समय में। तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की और भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन एवं मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। क्योंकि जो मालदीव है आइलैंड है और वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा पर्यटन के वो स्थल माने जाते हैं। वहाँ मछली पालन या फिर पर्यटन का जो लोग घूमने जाते हैं वही उनके आर्थिक ग्रोथ का या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक साधन है। ठीक है, वहाँ खेती बाड़ी तो होता नहीं है क्योंकि वो एक छोटा सा आइलैंड है। ऐसे में भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। अब कुल मिलाकर बात ये सही है कि जो झगड़े हैं वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है, जिसका कारण है कि दक्षिण एशिया का भूगोल, जहाँ पर भारत केंद्र में है, सेंटर में है और बाकी देश भारत के इर्द गिर्द है, यानी कि आजू बाजू में है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, शांति एवं सहयोग। तो देखिए दक्षिण एशिया में देश आपस में दोस्ताना रिश्ते व सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। दक्षिण एशिया के जो देश है, अब शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। द्विपक्षीय का मतलब है कि यहाँ पर एक देश दूसरे देश के साथ आपस में वार्तालाप करते हैं या फिर कोई समझौता संधि करते हैं, उसको द्विपक्षीय कहते हैं, दो देशों के बीच होने वाले। ठीक है, और क्षेत्रीय स्तर पर भी यहाँ पर शांति के प्रयास किए गए हैं, जैसे कि दक्षेश नामक संगठन बनाकर। अब ये इम्पोर्टेंट है, दक्षेश संगठन के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो दक्षेश की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी दिसंबर में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, इसका ट्रिक देख सकते हैं आप शॉर्ट्स वीडियो में, आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगला पॉइंट देखते हैं, साफ्टा पर साइन भी किए गए हैं। साफ्टा क्या है? बेसिकली ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि दक्षिण एशिया के लिए जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है वो बनाने का वायदा है इस साफ्टा नामक समझौते में। तो इस साफ्टा पर जो हस्ताक्षर हुए वो 2004 में हुए थे और जनवरी 2006 से ये प्रभावी हो गया। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि आपसी व्यापार में लगने वाले जो टैक्स है वो कम कर दिए जाए। दक्षिण और शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में यूएसए का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। यूएसए ने भारत और पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए हैं और यूएसए दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। मतलब एक प्रकार से यूएसए जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है, एम्पायर की भूमिका निभा रहा है। ठीक है जी, तो ये एक किताबी नॉलेज है, बट जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि यूएसए जो है अमेरिका, अमेरिका का जो वो राष्ट्रपति है अभी, डोनाल्ड ट्रंप पगला, वो अपना फ़ायदा देखता है बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो हर प्रकार से कभी भारत के पक्ष में रहता है, कभी पाकिस्तान के पक्ष में चला जाता है। ये फैक्चुअल बातें हैं। यूएसए किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। और वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी देश किसी भी देश का करीबी नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, राष्ट्रीय हित होता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर पूरी तरह से अब कंप्लीट होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अब टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।